करेंसी नोट नहीं है, ये ब्रिक्स डॉलर नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि ब्रिक्स के कंट्रीज ने, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट ने यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन पे छोड़ दिया है। यूरोपियन यूनियन को, ईयू को जो बड़ा झटका लगा वो तब लगा जब टर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की एप्लीकेशन लगाई। तो यूएस को झटका लगा, यूएस ने, यूके ने, कनाडा ने मिलकर इत्तेहाद किया और इंग्लैंड को बाहर करना शुरू कर दिया। कनाडा में कितने सिक्कों को बाहर कर दिया। De-dollarization, a new game in the town। De-dollarization ये आजकल बहुत मकबूल टर्म है और स्पेशली मकबूल तब हुई जब 22 अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स का इजलास हुआ, जो कि कजान एक सिटी है रशिया का, वहाँ पर ये इजलास मुनक्किद किया गया। अच्छा, पहले तो मैं समझाऊँ कि ब्रिक्स ये क्या, और जो मैंने टर्म यूज़ की डी डॉलराइजेशन, इसका मतलब क्या है। ब्रिक्स जो है ना, दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, और ये मैं अगर कहूँ कि इकोनॉमिक यूनियन तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कि 2010 में बाकायदा तौर पे बनाई गई और उसको फॉर्म करने का जो मकसद था वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज़ करने का था। अपनी से मुराद है ये कंट्रीज जो इसमें शामिल हैं, उन तमाम के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था कि ट्रेड को रिलैक्स किया जाए और वगैरह वगैरह, बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर टर्म्स मुतय्यन की गई थी। तो ब्रिक्स में B फॉर होता है ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। अच्छा, अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बनाने का एक बहुत अहम पर्पस है। आजकल अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग के अंदर आप देखते होंगे कि व्लादिमीर पुतिन ने वो हाथ में एक करेंसी नोट लोगों को दिखा रहे होते हैं, शाया कर रहे होते हैं, जो कि मेरी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ करेंसी नोट नहीं है, ये ब्रिक्स डॉलर नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि ब्रिक्स के कंट्रीज ने, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट ने यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन पे छोड़ दिया है। ये छोड़ने वाले हैं या छोड़ने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ब्रिक्स वो करेंसी है जिसको लॉन्च करने का इरादा रखा जा रहा है, जिसे ऑपरेशनलाइज करने का इरादा रखा जा रहा है, जिसे पूरी प्रॉपरली और थोरोली एनालाइज करने के बाद लॉन्च करने का इरादा रखा जा रहा है। अच्छा, तो पहले मैं समझाऊं कि ब्रिक्स है क्या। देखिए, जैसे दुनिया में यूनियंस होती हैं, मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल यूनियन जिसमें जीसीसी कंट्रीज आते हैं, आपके कुछ कंट्रीज होते हैं वो कहलाते हैं करेंसी यूनियन, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं, तमाम कंट्रीज में एक ही करेंसी चलती है, दैट इज कॉल्ड द करेंसी यूनियंस। अच्छा, कुछ ऐसी यूनियंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल एंड करेंसी यूनियंस, जैसे यूएसए की तमाम स्टेट्स आपस में पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हैं और उनकी करेंसी यूनियन भी है। तो ये ब्रिक्स जो होता है, अब तक, इससे पहले जो तक था वो एक पॉलिटिकल यूनियन था, या मैं कहूँ इकोनॉमिकल यूनियन। हमारा मेन पर्पस है कि डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डॉलराइजेशन है क्या और कैसे, किस तरीके से ये ब्रिक्स डॉलर जो है, ब्रिक्स डॉलर यूएस के डॉलर को चैलेंज करेगा या उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा या यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। तो पहले हम समझते कि डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, फिर हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन। तो डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी ट्रेड होगी वो डॉलर में होगी। दुनिया में जितना भी ऑयल खरीदो फरोख्त किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो किया जाएगा डॉलर के अंदर। 1973 में यूएस ने ओपेक कंट्री, ओपेक मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें 13 कंट्रीज है जो मैं इसमें लिस्ट में दिखा रहा हूँ आपको, ये कंट्रीज जिनसे यूएस ने मुआहिदा किया। ये वो कंट्रीज हैं जिसका एक मुआहिदा यूएस ने किया था कि भाई आप जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, ये लाइन नीचे नजर भी आ रही है, मैं डेफिनेशन दिखा भी रहा हूँ क्योंकि ये ओपेक कंट्रीज कौन से होते हैं। तो ये कंट्रीज हुए, इनसे यूएस ने मुआहिदा किया 1973 के अंदर कि आप दुनिया को जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे वो करेंगे डॉलर के अंदर, और इस मुआहिदे का नाम था पेट्रो डॉलर। इसके एक्सचेंज में यूएसए ने इन ओपेक कंट्रीज को जो ऑफर की, उसमें 3 बड़ी ऑफर्स थी।
नंबर वन उसने जो ऑफर किया कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। नंबर टू इसमें यूएस ने कहा कि हम आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, यानी किस तरह से आपने अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है और टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांसमेंट करनी है। तो दो कंडीशन थी। तीसरी चीज जो थी, जो एक्सचेंज में यूएसए ने ओपेक कंट्रीज को दी, वो क्या दी, उसने कहा कि हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे। मतलब कि जितना भी रेवेन्यू आप अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर डॉलर की टर्म में कमाओगे, वो सारा का सारा है, उसमें जितना आप चाहें ये ज्यादा कहना सही रहेगा, वो आप यूएस की डेवलप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जब खुलते हैं तो बजाय ओपेक कंट्रीज के लिए बहुत जबरदस्त चांस था कि वो अपना सारा इन्वेस्टमेंट यूएस की मार्केट में लगाएं, ठीक है, कैपिटल मार्केट में लगाएं और वहां से आप पैसे रिवाइव करके अपने कंट्री में लाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त था। तो ये मुआहदा हुआ इनके दरमियान। लेकिन इसकी ना मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो दूसरी चीज थी वो ये थी कि एक्सचेंज ऑफर तो अच्छी थी, पर यूएस ने एक बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया और पूरी दुनिया में जितना भी ऑयल सप्लाई था, उस ऑयल सप्लाई को उसने हेज कर दिया डॉलर के साथ। यानी कि अगर आसान और सहल अल्फाज में कहूँ तो यूएस ने पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई के ऊपर कंट्रोल कर लिया। कैसे किया? एक इंस्ट्रूमेंट से, और वो इंस्ट्रूमेंट था डॉलर। तो जितना भी दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट होगा वो डॉलर में होगा। इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि दुनिया में कोई भी कंट्री हो, उसको ऑयल परचेज करने के लिए डॉलर चाहिए। तो 73 के बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने डॉलर का रिजर्व करना शुरू किया, जिसकी वजह से अब एज ऑफ टुडे 2024 के अंदर दुनिया का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 60% कंट्रीब्यूशन डॉलर का है, 20% यूरो का है, बाकी जो बनता है 15% उसमें जापानीज येन आ जाता है, ठीक है, चाइनीज योन आ जाता है, जीबीपी आ जाता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आ जाता है और स्विस फ्रैंक आ जाता है। तो ये चार करेंसीज अपार्ट फ्रॉम दी यूरो एंड दी यूएस डॉलर, टोटल 6 बड़ी करेंसीज में हम रिजर्व करेंसीज कहते हैं और दुनिया में फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं वो इनमें किए जाते हैं, मेनली इनमें किए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये बात थी कि ऑयल अब पूरी दुनिया में हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना कोई भी कंट्री मैं नहीं समझता कि आज के टाइम में सर्वाइव कर सकता है। तो पेट्रो डॉलर जो मुआहदा था ना, वो दुनिया पे एक समझ लें डोमिनेंस था डॉलर का, कि पूरी दुनिया को वो दूर रहते हुए भी गुलाम बना ले। तो ट्रेड के लिए क्या लाजिम है? ठीक है, इसमें अब जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो दो कॉन्सेप्ट है, कन्वर्टिबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि मेरी मुल्क की करेंसी, ये 70s में हुआ था जब ये गोल्ड क्राइसिस आई थी, उसमें लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उसमें बताना मैं समझता हूँ कि वो नीचे मैं बता रहा हूँ, जो पिक्चर आ रही है इसमें आप देखें बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। उस क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा मसला था उसकी जो किसी भी कंट्री की कन्वर्टिबिलिटी, यानी पीके आ रहे तो उसकी कन्वर्टिबिलिटी क्या होगी, उसे किस करेंसी में कैसे कन्वर्ट किया, कन्वर्जन का मसला। तो डॉलर वो मीडियम बना जिसे दुनिया की करेंसीज के अंदर सबसे अच्छा कन्वर्जन का काम किया, कि किसी भी दुनिया की करेंसी को ले जाएं डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द कन्वर्टिबिलिटी एलिमेंट। या मैं अपने मुल्क के अंदर जो मेरा अमाउंट है उसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं और जाऊं टर्की इस्तांबुल, वहाँ उस डॉलर को लीरा के अंदर कन्वर्ट करूं, अपने जो भी शॉपिंग करनी है, जो भी एक्सपेंसेस पूरे करने में कर सकता हूँ। चाहूँ तो डॉलर में भी कर सकता हूँ कि डॉलर शॉपकीपर को दूं, वहां से परचेज कर लूँ। तो ये होती है एक्सेप्टेबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी विद एक्सेप्टेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी दूसरा एलिमेंट होता है जो सबसे अहम होता है। दुनिया में जितनी भी ट्रेड होती है उसमें सबसे बड़ा अहम जो एलिमेंट होता है, सबसे अहम होता है, वो होती है ट्रांसफरेबिलिटी। अब ट्रांसफरेबिलिटी का जब मसला आता है तो उसका मतलब होता है कि मैं इस कंट्री में बैठकर उस कंट्री में पेमेंट करूं, पाकिस्तान में बैठकर मैं वेनेजुएला में पेमेंट करूं, जर्मन में पेमेंट करूं, इटली में पेमेंट करूं, मैं फ्रांस में पेमेंट करूं, यूएस में पेमेंट करूं। तो तमाम पेमेंट्स के लिए लाजिम क्या है कि मेरे पास एक मीडियम हो जिसके थ्रू मैं पेमेंट कर सकूं। तो वो भी इंस्ट्रूमेंट दुनिया को यूएस ने दिया और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम उसने रखा, उस इंटरफेस का नाम उसने रखा स्विफ्ट। तो दैट इज द सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब इसमें जो अल्फाज टेलीकम्युनिकेशन का यूज हुआ है ना,
जितना मैंने स्टडी किया 12 दिन के अंदर मेरे दोस्तों, उसका मतलब होता है कि स्विफ्ट का काम है मैसेंजर का, डाकिए का। मैं यहाँ से पाकिस्तान में बैठकर अपने एचबीएल के ब्रांच में कहता हूँ कि भाई फला कंट्री के फला बैंक को तुम एक स्विफ्ट कोड जनरेट करो, उसकी पेमेंट वहाँ डॉलर में करो, या जो भी उसका अकाउंट हो, व्हाटसोएवर द अकाउंट इज, यू कैन डू दैट। यहाँ से रुपीज में मैं दूँ, मेरा बैंक का काम है, वो आगे करेगा। द क्वेश्चन इज कब करेगा? जब वो स्विफ्ट का मेंबर हो, जब वो स्विफ्ट का मेंबर हो। अब स्विफ्ट के कितने मेंबर हैं? ग्लोबली मैंने जो स्टडी की है, वैसे मेरी स्टडीज के हिसाब से 200 कंट्रीज आ रहे हैं। बाय द वे आई नो कमेंट्स में आकर बोलेंगे 200 तो कंट्रीज दुनिया में नहीं है, 196 हैं, लेकिन उसमें टेरिटरीज और स्टेट्स वगैरह मिलाकर, ठीक है, वो उसके मेंबर हैं। 11,000 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक उसके मेंबर हैं, जो कि इंटीग्रेटेड है दुनिया में थ्रू आउट, राइट। तो ये दो बातें हुई। पहली बात, पेट्रो ऑयल का मुआहदा हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, दुनिया को एक इसने यूएस ने एक इंटरफेस दिया जिसका नाम रखा स्विफ्ट। इसमें 11,000 मैंने बताया कि कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और 200 के करीब कंट्रीज विद टेरिटरीज इन द स्टेट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। ये दो बातें हो। तीसरी चीज होती है ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। डोमिनेंस में पहली बात मैंने ऑयल की पूरी दुनिया की नेसेसिटी है। दूसरी चीज ट्रांसफरेबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी की बात की, दुनिया की जरूरत है। तीसरी चीज में बात की ग्लोबल ट्रेड। अब ग्लोबल ट्रेड में बड़ा टिपिकल सी चीज है कि, और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी है, मैंने रिसर्च की और ये देखा कि ग्लोबली जितनी भी दुनिया में ट्रेड होती है, ये ट्रेड की 80% इनवॉइसेस, 80% बोलो में, ठीक है, 80% इनवॉइसेस डॉलर में की जाती हैं, डॉलर में। दैट मींस कि इसका अच्छा खासा सिग्निफिकेंट किस्म का डोमिनेंस है दुनिया में। अब इस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए 2023 में जो 15वां इजलास था ब्रिक्स का, उसमें जो जोहान्सबर्ग में हुआ 22 अगस्त 2023 जोहान्सबर्ग में हुआ, वहाँ व्लादिमीर पुतिन ने ये ब्रिक्स डॉलर लॉन्च करने का आइडिया पिच किया वहाँ पर 2023 में। अमली जामा कब पहनाया उसको? ये 2024 में जो 22 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस हुई या इजलास हुआ या सबमिट हुआ, इसमें इन्होंने पहला नोट लॉन्च किया। प्रोडक्शन नहीं हुई, प्रिंटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी बहुत सारे प्रोसीजर बाकी हैं जो कि अभी नहीं हुए, लेकिन होना बाकी है और पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो अभी हाल ही में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, जो मुनक्किद हुआ, तो जितनी मैंने स्टडी की उसमें मैंने ये देखा कि जितने भी मेंबरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे उस इजलास में शामिल हुए, वो तमाम इरादा रखते हैं कि ब्रिक्स में शामिल हों, उसमें शमूलियत अख्तियार करें। एज पर द इंफॉर्मेशन तकरीबन 30 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इस बार एप्लीकेशन लगाई ब्रिक्स में शामिल होने की। 4 को अनाउंस किया गया कि 4 के अलावा भी जो 4 बड़े नाम है मैं बताता हूँ, जिसमें यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, 5 इनफैक्ट इजिप्ट है और इथियोपिया है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि समहाउ जो ओपेक कंट्रीज हैं उनमें से भी कुछ हैं बाय द वे, ठीक है। तो ये बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसर हैं, वो शमूलियत इख्तियार कर गए ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये तो बात नंबर हो गई 1। फिर यूएस को दूसरा जो बड़ा झटका लगा, इनफैक्ट नॉट यूएस, यूरोपियन यूनियन को, ईयू को जो बड़ा झटका लगा वो तब लगा जब टर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की एप्लीकेशन लगाई। अब ये समझना जरूरी है, टर्की तो इज ऑलरेडी द मेंबर ऑफ नेटो, द थिंग इज दैट वो नेटो का तो मेंबर है पर यूरोपियन यूनियन का नहीं। बड़े अरसे से टर्की कोशिश कर रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो जाए, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ टर्की। तो दे सेड ओके गुड टू गो, अगर आप यहाँ के नहीं तो वहाँ का सही। तो ये यूरोपियन यूनियन को सबसे बड़ा झटका लगा कि टर्की ने वहाँ एप्लीकेशन लगाई ब्रिक्स के अंदर, और बहुत जल्द ब्रिक्स में टर्की भी आ जाएगा। यूएस को सबसे बड़ा झटका कब लगा? जब इंडिया ने ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार की और एक परफेक्ट मेंबर बना, उसका मजबूत मेंबर बना। क्योंकि यूपीआई तो इंडिया ने लॉन्च किया है, जो कि 7-8 कंट्रीज में चल रहा है, जिनकी लिस्ट में दिखा भी रहा हूँ कौन कौन से कंट्रीज, बड़े कंट्रीज हैं, सऊदीया, यूएई,
थाईलैंड, सिंगापुर, तो दीज आर द कंट्रीज जहाँ अभी इंडिया का यूपीआई सिस्टम चल रहा है, यानी इंडिया की करेंसी में वहाँ परचेजिंग की जा रही है भाई, इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है। तो यूएस को झटका लगा, यूएस ने, यूके ने, कनाडा ने मिलकर इत्तेहाद किया और इंडियन को बाहर करना शुरू कर दिया। कनाडा में कितने ही सिखों को बाहर कर दिया। ये रिएक्शन था उसका जब ब्रिक्स का इजलास हुआ। खैर ये तो बात कहीं और जाती है, लेकिन दूसरी बात, तो पहली बात तो मैंने आपको समझाया कि इसका जो ब्रिक्स का था नोट लॉन्च हुआ, प्रिंटिंग नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है, ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना क्या जरूरी है कि देखें, ये ब्रिक्स वाले चाहते हैं इसकी डोमिनेंस खत्म करें। डोमिनेंस कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले जो ऑयल सप्लाई है इसको कट ऑफ करेंगे, जो कि पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट है, इस पे वो सबसे पहला काम करेंगे। यानी दुनिया को जो ऑयल प्रोवाइड करते हैं उन तमाम कंट्रीज में से बड़े कंट्रीज अब ब्रिक्स में हैं। सऊदीया, ईरान, रशिया, इन तीनों का अगर ऑयल एक्सपोर्टिंग निकालें, दुनिया का ग्लोबल रेट निकालें, तो वो तकरीबन 43% दुनिया को ऑयल सप्लाई करने वाले कंट्रीज यही तीन हैं। ठीक है, मसला कहाँ आया? मसला कहाँ आया? ये ब्रिक्स का, ये सारी चीज़ों को करने का पुतिन को क्या मसला था, पुतिन ने क्यों किया? छोटी सी बात मैं समझता हूँ, चलें बड़ी बात थी कि जब उसने यूक्रेन का इन्वेजन किया, ठीक है, इन दैट बिकॉज ऑफ दैट इन्वेजन यूएस ने क्या किया, स्विफ्ट से रशियन फेडरेशन के 7 बड़े बैंक बाहर निकाल दिए, जिनके नाम मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। जब बाहर निकाले तो इसका मतलब हो गया कि अब रशिया ग्लोबली दुनिया की कैपिटल मार्केट से कट ऑफ हो गया। $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व रशिया के उन्होंने फ्रीज कर दिए, जिसमें यूरो और डॉलर थे। तो रशिया को लग गया कि हाँ भाई अब खतरा है, अब हमें ज़रा सा इसका जवाब देना चाहिए। तो जाकर रशिया ने बोला कि ठीक है भाई, अब हम लोग जो है ब्रिक्स डॉलर के ऊपर काम करेंगे और ट्रेडिंग इसमें डॉलर की जगह ब्रिक्स पे करेंगे। यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है, जो कहानी पूरी शुरू होती है। खैर, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। 43% जो दुनिया का ऑयल सप्लाई है वो करते हैं ये 3 कंट्रीज। ठीक है, दुनिया की 23% सप्लाई चेन का नेटवर्क, दुनिया के एक्सपोर्ट का नेटवर्क वो चाइना के पास है। ये एक और बड़ा मेंबर है ब्रिक्स का। और आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी, $3 ट्रिलियन रिजर्व है चाइना के पास, जो कि 15% है ग्लोबल रिजर्व का। भाई ग्लोबल, ये 500 कंट्री मिलकर ऑलमोस्ट 28% ये फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखते हैं अपने पास। 28% दुनिया का बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। $3 ट्रिलियन यानी 12, मैं समझता हूँ $15 ट्रिलियन का दुनिया में रिजर्व है टोटल तकरीबन। ब्राजील दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री है जो शुगर एक्सपोर्ट करता है, सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर के जितनी भी चीजें हैं, बेसिक कमोडिटीज हैं, उसमें सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ब्राजील है, जो कि 5वां मेंबर है और पहला मेंबर है ब्रिक्स का, पहला मेंबर ब्राजील। तो एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर का कंट्रोल भी डॉलर के ऊपर से जाएगा, ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दुनिया में जितना भी सोना सप्लाई किया जाता है उसका 10% सोना साउथ अफ्रीका प्रोड्यूस करता है। और सोना यानी गोल्ड इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बैक योर सिक्योरिटीज व्हाइल प्रिंटिंग। अगर मुझे अपने करेंसी नोट प्रिंट करने तो पीछे गोल्ड होना चाहिए भाई। गोल्ड कहाँ से आएगा? साउथ अफ्रीका। सप्लाई चेन नेटवर्क चाइना, आईटी नेटवर्क इंडिया, ऑयल एंड गैस रशिया, एग्रीकल्चर ब्राजील। तो यूएस तो ट्रबल में होगा ना भाई। यूएस में तो वैसे इतने मसले मसाइल हैं, उनको तो अपना डेट 2 टाइम्स है, डेट टू जीडीपी, उसको कैसे एंटरटेन करेंगे? डॉलर आपका डिवैल्यूड हो जाएगा। खैर, तो थोड़ा सा आगे इसमें जो दूसरी बात, यूपीआई सिस्टम देने वाला इंडिया। अब जब इंडिया ने यूपीआई सिस्टम दिया, क्या वो इंडिया आपको ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम नहीं दे सकता? हो सकता है। ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर। दुनिया में आईटी सर्विसेज किसकी है? दुनिया में सबकी, सब इंडियंस, दे आर द इंडियंस। पूरी दुनिया में आईटी में इंडिया छाया है, फार्मा में इंडिया छाया है, अब तो वो ऑटो इंडस्ट्री में भी आ गए। हाल ही में जापान को कितनी सारी गाड़ियां एक्सपोर्ट की, मारुति। तो दूसरी बड़ी चीज ये, अब ट्रेड का जो है वो भी इनके हाथ से जा रहा है। ऑयल तो चले गया, ट्रेड चले गया, तीसरी चीज हमारे पास जो बचती है वो ग्लोबल ट्रांसफर का होता है। ग्लोबल ट्रांसफर के लिए स्विफ्ट का रिप्लेसमेंट ये कर रहे हैं, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम से कर रहे हैं। तो वो भी आपकी फिर डोमिनेंस वहाँ खत्म हो रही है। तो फिर क्या होता है, अगर ये लॉन्च हो जाता है
यूएस का जितना डॉलर है वो वापस यूएस भेजा जाएगा। ये जितने रिजर्व इन लोगों ने रखे हुए ये रिजर्व कन्वर्ट होंगे ब्रिक्स डॉलर में। और दुनिया फिर क्या करेगी, जब ऑयल रशिया से खरीदना है, ईरान से खरीदना है, और जो कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया से खरीदना है, तो ब्रिक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। और जब ब्रिक्स में ट्रेड करेंगे तो ब्रिक्स से रिजर्व रखना पड़ेंगे, और जब ब्रिक्स से रिजर्व रखना पड़ेंगे तो ग्लोबल फॉरेक्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है, उसके ऊपर डॉलर के प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे। दुनिया में जितने भी डॉलर के या फॉरेक्स के पोर्टफोलियोज बने वो फ्लक्चुएट होंगे। यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा, जो कि 2% पे हैश करते हैं अपने। ये सारे चेंजेस आना शुरू हुए। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि जितना ज्यादा मनी का सप्लाई बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिवैल्यूड होगा। अब यहाँ से जो रिजर्व 28% के करीब रिजर्व ही 3-5 कंट्रीज रखते हैं, या अगर उसको कम कर ब्रिक्स का रिजर्व बढ़ाएंगे, अगर जिस तरह से यूएस ने दुनिया में डॉलर फैलाया, इसी तरह से डॉलर वापस यूएस जाना शुरू होगा। फिर वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्या होगा, ये कहलाती है इक्तिसादी जंग, इकोनॉमिक वॉरफेयर। एटम बम तो ऑफ कोर्स ये लोग नहीं मार सकते, लेकिन इन्होंने एटम बम से बड़ा काम कर दिया ब्रिक्स लॉन्च करके। तो लेट्स कम टू द पाकिस्तान। पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? सारी वीडियो का मुखफ़फ़ जो होता है ना, ये जो पर्पस था वो ये था कि पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आएगा, जितने इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे बोलेंगे कैसी बात करते हो यार, डॉलर का जब रेट कम होगा, डिवैल्यूड होगा, हमारा तो सारा का सारा लोन डॉलर के अंदर है, हमारा तो जितना भी कर्जा है वो सब डॉलर के अंदर है, इस पे इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? देखो जरा सबर करो। 60% तो हमारा डोमेस्टिक डेट है भाई, 40% डॉलर के अंदर है। ठीक है, मान लिया डॉलर के अंदर, लेकिन उसमें और भी कंट्री से हमने लिया हुआ है। IMF का है 40% है, जो हमें देना ही देना है। 40% का पोर्टफोलियो बड़ा होता है 60 का, तो पाकिस्तान पे एज सच हिट नहीं आएगी। डॉलर्स का डिक्रीज होगा, पोर्टफोलियो कम होगा, ब्रिक्स बढ़ेगा, ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन एज सच नहीं आएगा। फायदा क्या हुआ हमारा यहाँ? देखो फायदा जो हुआ ना, मैं समझता सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि जब इंडिया ने यूएस को डिच किया, ठीक है, यूएस के ध्यान में तो था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है और वो कभी भी उसको डिच नहीं करेगा। ठीक है, चाइना भी कभी बनी नहीं, हमेशा चाइना ने उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, राइट? तो वो कभी भी ब्रिक्स का मेंबर, एक्टिव मेंबर नहीं बनेगा, और वो बना, और फिर वहां से स्ट्राइक शुरू हुई, वहां से कैंपेन शुरू हुई। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया ब्रिक्स में नहीं जाता और वो यूएस में चले जाता, और यहाँ से हम ब्रिक्स की एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, हम ब्रिक्स में चले जाते, तो चाइना और यूएस की जंग के अंदर पाकिस्तान बैटलफील्ड बन जाता। यूएस का अलाय इंडिया होता, हम किसके अलाय होते? यहाँ तो फिर मसला ही मसला था। ये एक हमारा, मैं समझता हूँ, मेरा एनालिसिस ये। तो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और वैसे सॉवरेनिटी वाइज देखें तो हम बड़े सिक्योर जोन में आ गए, अमन रहे हुए यहाँ पर इन दैट केस। मेरे ख्याल से बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। तशक्कुर। अल्लाह हाफिज़।